और गांव में ये जो सारे कारीगर और श्रम आधारित मजदूर थे, इनके बारे में एक अद्भुत बात पता चली, वो ये कि ये स्वावलंबी तो थे ही सब अपने जीवन में, इज्जत और हैसियत सबकी बराबर थी, सम्मान सबका बराबर था। गांव में छोटे से छोटे कारीगर का सम्मान होता था, छोटे से छोटे कारीगर का, और ये सम्मान के समय आया करते थे। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के जन्म के समय कौन कौन कारीगर घर में आएगा और क्या क्या करके जाएगा, उसकी पूरी एक सूची है। सुनार आएगा, बच्चे का कान छेदन करके चला जाएगा, कान में बाली पहना के चला जाएगा, और फिर उस सुनार का सम्मान घर के लोग करेंगे। फिर इसी तरह से शहद बनाने वाला आएगा, वो बच्चे की जीभ पर एक शहद की बूंद टपका के चला जाएगा, फिर उस शहद बनाने वाले का घर के लोग सम्मान करेंगे। ऐसे करके एक एक तरह से कारीगर आते। दाई आएगी, जिसको आजकल हम ANM कहते हैं ना, वो भारत में पुराने समय की दाइयां हुआ करती थी। तो दाई आएगी, बच्चे का प्रसव कराएगी, प्रसव करने के बदले में उसका जो सम्मान होगा वो घर के सब लोग मिलके करेंगे। तो बच्चे के जन्म से लेके, और मैंने देखा और समझा, मृत्यु के दिन तक सभी कारीगरों का सहयोग और सहभाग हर एक एक छोटी घटना में। बच्चे का विवाह हो रहा है तो सब तरह के कारीगर आएंगे। मैं तो एक जगह देखकर हैरान हो गया कि गांव में सबसे ज्यादा उपेक्षित और पिछड़ा हम किसको मान सकते हैं, तो खराब शब्द है लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपको, हिजड़े। जो हिजड़े होते हैं, इनको हमारे समाज में सबसे उपेक्षित माना जाता है और सबसे हेय दृष्टि से देखा जाता है आज के समय में। लेकिन 150 साल पहले के गांव में जब मैं देख रहा हूं कि हिजड़े जो है ना, और वैश्याएं, पहले हमारे गांव में वैश्याएं नहीं होती थी, गणिकाएं होती थी। गणिका और वैश्या में जमीन आसमान का अंतर है। वैश्या वो है जो पैसे के लिए शरीर को बेचती है, गणिका वो है जो अपनी कला की साधना करती है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो हमारे यहाँ गणिकाएं होती थी जो संगीत को माध्यम बनाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास किया करती थी। हम सब भी योग और प्राणायाम कर रहे हैं ना आखिरकार ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो गणिकाएं भी होती थी, वो संगीत को माध्यम बना के ईश्वर प्राप्ति का काम किया करती थी। तो गणिकाएं हैं, वैश्याएं हैं और ये हिजड़े हैं, ये 3 वर्ग गांव में हुआ करते थे जिनको आज हम बहुत उपेक्षित और पिछड़ा मानते। लेकिन मैंने 150 साल पहले के गाँव का जब अभ्यास किया तो पता चला कि जब किसी की शादी होती थी तो शादी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। हमारे देश में शादी में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर मैं ढूंढता पहुंचा तो वो मंगलसूत्र होता है, जो पति अपनी पत्नी के गले में पहनाता है, और उसके बाद माना जाता है कि ये पत्नी उसकी है, वो पति उसका। ये जो मंगलसूत्र बनाने का काम तो सुनार किया करते थे, और मंगलसूत्र बनने के बाद वो हिजड़ों के घर में भेजा जाता था, गणिकाओं के घर में भेजा जाता था, वहाँ की मिट्टी उनके ऊपर लगाई जाती थी और वापस आकर वो किसी वधू के गले में डाला जाता था। इतना सम्मान उनका होता रहा इस देश में। हिजड़ों का भी सम्मान था, गणिकाओं का भी सम्मान था। माने विवाह के समय में सबसे महत्वपूर्ण मंगलसूत्र जो गले में डाला जा रहा है वो किसी गणिका के घर से होकर अगर नहीं आया तो समझ लो वो पवित्र नहीं है। तो बहुत खोजता रहा मैं कि इसके पीछे का दर्शन क्या है। तो कहा जाता है कि इनका जो आशीर्वाद होता है वो जीवन पर्यंत रहता है। वो कुछ कहानी है श्री राम जी के समय की, और श्री राम ने इनको आशीर्वाद दिया कि आप जिसको आशीर्वाद दोगे वो जिंदगी भर साथ रहेगा। अब वो कहानी में हम ना जाएं, लेकिन सम्मान की बात अगर हम करें तो इतना सम्मान इनका होता था विवाह के समय में। इसी तरह से जब मृत्यु होती थी किसी व्यक्ति की गांव में, तो सबसे पहला सम्मान किसका होता था? सबसे पहला सम्मान होता था बांस का काम करने वाले कारीगर का, जो अर्थी बना के लाता था घर में और अर्थी रखता था, और दूसरे तरफ उसका सम्मान होता था। फिर दूसरा सम्मान होता था जो कपड़ा बना के लाता था, क्योंकि आपको मालूम है मृत शरीर पर नया कपड़ा डाला जाता है, पुराना कपड़ा उसके लिए उपयोग नहीं होता। तो नया नया कपड़ा बनाकर कोई बुनकर लेके आता था, उस कपड़े का सूत बनाने वाला धुनकर आता था, फिर उस कपड़े का और कुछ प्रोसेसिंग करने वाले कारीगर आते थे, और मृत व्यक्ति के शरीर को सम्मान पूर्वक वो कपड़ा उड़ाया जाता था। सम्मान के साथ उसकी अर्थी पर उसका शरीर रखा जाता था। वो अर्थी बनाने वाला बांस का कारीगर और कपड़े बनाने वाले 3 तरह के कारीगर। फिर उसके बाद जब अर्थी को लेके जाते हैं गांव में अंतिम संस्कार के लिए,
तो गांव में सबसे ज्यादा जिसको और खराब श्रेणी में आज की तारीख में हम देखते हैं डोम वो लोग होते हैं जो मृत शरीर को जलाने का काम करते हैं। तो डोम लोग वो हांडी लेकर जिसमें आग रहती थी वो अर्थी के आगे आगे चलते थे और अंतिम संस्कार के लिए उसी को बुलाया जाता था और मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि देने का काम तो पुत्र करते थे या पुत्रियां जो भी करते थे, लेकिन वो डोम बराबर उनके साथ में खड़ा होकर ये काम करवाया करता था। तो ये बराबर खड़े होकर काम का करवाना ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और भारत के इतिहास का अध्ययन करते करते एक दिन मैं ऐसे कुछ दस्तावेज देखने लगा तो पता चला कि भारत में 565 जो रियासतें रही अंग्रेजों के आने के पहले, इनमें से कम 70 से ज्यादा रियासतों के राजा डोम थे। व्यक्तिगत जीवन में वो अर्थी को अंतिम कंधा देते थे, संस्कार करते थे, मृत्यु संस्कार जिसको हम कहें, अग्नि संस्कार कहें, और बाकी के जीवन में राजा थे, निर्णय करते थे, फैसले करते थे, न्याय देते थे। अंग्रेजों के आने के पहले तक ये व्यवस्था रही। हमारे भारत में 565 रियासतों में कई राजा तेली थे, कई राजा धुनकर थे, बुनकर थे। ये काम के आधार पर बनी हुई हमारे यहाँ जातियां हैं, ये जन्म से बनी हुई जातियां नहीं है, इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा। काम को महत्व देकर हमने ये जातियों का निर्माण किया इस देश में। अंग्रेजों ने इसमें ऊंच नीच डाली और इसको आगे पीछे कर दिया। तो ऐसी सुंदर गांव व्यवस्था जिसमें श्रम अमूल्य है, अनमोल है, जिसमें उत्पादन भरपूर है, 2-2 हजार वस्तुएं एक एक गांव में पैदा होती रही, फिर उन वस्तुओं की प्रोसेसिंग का काम करके शहरों में भेजा जाना, दूध का उत्पादन, दही का, मक्खन का आदि आदि हर तरह से सुख समृद्धि से भरपूर गांव थे इस देश में। और गांव जब इतने सुख समृद्धि वाले होंगे तो उन पर आधारित शहर भी और नगर भी सुख समृद्धि वाले ही थे। फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आज के गांव फिर इतने उल्टे दिखाई क्यों देते हैं हमको? आज के गांव में तो कारीगरों का सम्मान नहीं है, आज के गांव में तो जाति और भेदभाव इतना हो गया है कि कोई किसी को सामने देखना पसंद नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। गांव में पहले शादियां होती थी ना 150 साल पहले, तो शादी करने के लिए कोई ठेकेदार नहीं बुलाना पड़ता था भोजन बनाने को। गांव की सारी महिलाएं इकट्ठी होती थी, कोई पूड़ी बेलती थी, कोई आटा मलती थी, कोई सब्जी बनाती थी और पूरी बारात को खिलाते थे और गांव वाले सब मिलके उसी में खाते थे। तो शादी हो, विवाह हो, किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो, सारा गांव एक साथ खड़े होकर सब काम कर लेता था। अब हमारे गांव में ऐसा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल उल्टा चित्र गांव का है। गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, लाचारी है, बीमारी है ये, और गांव में एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा, एक दूसरे की मदद लेना बंद हो गया, एक दूसरे पर भरोसा करना बंद हो गया। ये इतना उल्टा चित्र 150-200 साल में कैसे हो गया? इसकी एक ही करुण कहानी है, एक ही करुण गाथा है कि ये उल्टा चित्र अंग्रेजों ने कर दिया, अपने आप नहीं हो गया। हमारे मन में कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमारे गांव में गिरावट आती चली गई, उसके कारण आज के गांव बिल्कुल उल्टे दिखाई देते हैं। ये गिरावट अंग्रेजों ने लाई है, ये अपने आप नहीं आई है। अंग्रेजों ने ये गिरावट लाई, हमारे गांव की पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और क्यों कर दिया? उसका एक कारण है जो सबसे बड़ा कारण है, वैसे तो 20 कारण है, सब नहीं बताऊंगा। एक कारण जो सबसे महत्व का है, जिसको अंग्रेज भी कहते हैं कि ये कारण से हमें भारत की ग्रामीण व्यवस्था को तोड़ना पड़ा। वो कारण क्या है? गांव चूंकि स्वावलंबी था और स्वावलंबी समाज किसी का गुलाम नहीं होता, आप ये जान लीजिए। स्वावलंबी समाज को गुलाम नहीं बना सकते आप। जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है उसको परावलंबी नहीं बना सकते। जो अपने हाथ पैरों की मदद से खड़ा हुआ है उसको परावलंबी नहीं बना सकते, उसको गुलाम नहीं बना सकते, उसको कैद करके नहीं रख सकते। ये अंग्रेजों को समझ में आया। भारत की समाज व्यवस्था का जब उन्होंने अध्ययन किया तब उनको ये समझ में आया कि भारत को तो गुलाम बनाना एकदम असंभव है, संभव ही नहीं है। इसको गुलाम बनाना पड़ेगा तो गांव की जो स्वावलंबी व्यवस्था इसको तोड़ना पड़ेगा। अब स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए, जिनके मैं नाम बताता हूँ। सबसे पहला कानून अंग्रेजों ने बनाया भारत के ग्रामीण स्वावलंबन को तोड़ने के लिए, उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट।
ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है, ये कानून 1860 में बनाया अंग्रेजों ने, और अभी 2010 में भी यही कानून चल रहा है। बस इस कानून में भारत सरकार ने आजादी के बाद इतना ही परिवर्तन किया है कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट में बदल दिया है। बाकी कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला, जो 1860 का अंग्रेजों का बनाया कानून था वैसा ही है। इस कानून के चलते अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के गांव पंचायत की जो ताकत थी वो सारी ताकत छीनकर एक अंग्रेज अधिकारी के हाथ में दे दी, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम रखा कलेक्टर, जिसको आज हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हरियाणा में उसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर। तो भारत के कुछ राज्यों में वो डिप्टी कमिश्नर है, कुछ राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कुछ राज्यों में अभी भी कलेक्टर है। ये अंग्रेजों की बनाई गई पोस्ट है जो 1860 में उन्होंने लाई। और इसमें किया क्या कि गांव का जो सरपंच है, गांव की जो न्याय पंचायत है और गांव के संसाधनों को देखने वाली जो समितियां हैं, वो सब कलेक्टर के नीचे होंगी और कलेक्टर इनके ऊपर होगा। जो कलेक्टर कहेगा वो कानून है, जो कलेक्टर कहेगा वो निर्देश है, जो कलेक्टर कराएगा वो काम है, और बाकी जो होगा वो गैर कानूनी है। तो ये कलेक्टरी की व्यवस्था जब अंग्रेजों ने स्थापित कर दी गांव समाज के ऊपर, इसके बाद गांव टूटना शुरू हो गए। क्योंकि जो काम न्याय पंचायत गांव में करती थी, जिसको हम पंचायत कहते हैं, वो कलेक्टर के हाथ में चला गया। जो काम रख रखाव का गांव के पंचायत करती थी, वो कलेक्टर के हाथ में चला गया। तो सब काम गांव से छीनकर कलेक्टर के हाथ में दे दिए। और कलेक्टर इस देश में सब अंग्रेज हुए शुरू के दौर में, जिनको भारत का ABCD भी पता नहीं था, तो वो कुछ का कुछ करते रहे और गांव उसमें टूटते सारे चले गए। इसी तरह अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक्ट। एक विभाग है, उसका नाम जानते हैं, PWD। ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये अंग्रेजों का बनाया गया विभाग है। इसमें इन्होंने क्या किया कि गांव में जो काम व्यक्ति रूप से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता अकेले, वो सभी काम करने के लिए सरकारी संस्था होगी, और उस संस्था का नाम PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। गांव में तालाब बनाना है तो PWD बनाएगा, सड़क बनानी है तो PWD बनाएगा, कुआं खोदना है तो PWD बनाएगा, भवन बनाना है तो PWD बनाएगा। माने जो काम पहले गांव के लोग मिलकर कर लेते थे, कुआं खोदना है तो गांव के लोग खोद लेते थे, तालाब बनाना है तो गांव के लोग बना लेते थे, भवन बनाना है तो गांव के लोग बना लेते थे। अब उस काम को करने के लिए अंग्रेजों ने एक डिपार्टमेंट बना दिया, PWD। और जिस दिन से ये डिपार्टमेंट भारत के अस्तित्व में आया, गांव का सारा ढांचा तहस नहस हो गया। क्योंकि PWD वालों को उतनी होशियारी और उतनी अकल तो है नहीं कि किस गांव की क्या जरूरत है, किस गांव में कुआं बनना है, कहाँ तालाब बनना है, कहाँ पर जोहड़ बननी है, कहाँ पर पोखर बननी है। ये तो सब गांव वाले जानते थे, क्योंकि वो वहाँ रहते थे। PWD वाला दूर कहीं रहता, उसको कुछ पता नहीं, उसने अंट बंट शंट कुछ करना शुरू किया और इस देश का सारा बंटाधार कर दिया गाँव की पब्लिक वर्क्स की व्यवस्था। इसी तरह से अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया, IPC, इंडियन पीनल कोड, जिसके आधार पर न्याय होगा। गांव वाले जो अपनी बुद्धि और मन के आधार पर न्याय किया करते थे, वो IPC के आधार पर चला गया। CRPC बना दिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर CPC बना दिया, सिविल प्रोसीजर कोड। तो सारी न्याय व्यवस्था जो गांव के पंचों के और सरपंचों के और न्यायिक सदस्यों के हाथ में होती थी और जो धर्म आधारित होती थी, वो सब अंग्रेजी कानून आधारित हो गई। इसी तरह से अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और इस कानून के चलते हुआ क्या कि जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, वो एक झटके में इस कानून के बाद अंग्रेजी सरकार की संपत्ति हो गए। फिर अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन हड़पने का कानून, जो डलहौजी आके कर गया। तो इस कानून के चलते पहले क्या था कि गांव की जमीन गांव के नागरिकों की होती थी, इस कानून के बाद गांव की सारी जमीन अंग्रेजी सरकार की हो गई। गांव के लोग उस पर टेनेंट हो गए। टेनेंट माने किराएदार। पहले थे वो जमीन के मालिक, फिर हो गए वो किराएदार। एक कानून ने भारत के करोड़ों किसानों को जमीन के मालिक से किराएदार बना दिया। अब वो जमीन उनकी नहीं है, वो सारी जमीन सरकार की है। तो सरकार की जमीन होने का मतलब जब सरकार चाहे तो जमीन को ले ले और जब चाहे तो अपनी दया पर आपको खेती करने के लिए दे दे।
तो जमीनें चली गई किसानों की। कारीगरी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। और उसमें क्या हुआ कि गांव के लोग जब सब एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का काम कराते थे ना, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि एनजीओ बनना शुरू हो गए गांव गांव में, और गांव का सब काम एनजीओ करेंगे, गांव वाले हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, माने एनजीओ के परावलंबी कर दिया पूरे गांव को। और इसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के नाम पर लाखों एनजीओ हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से फल फूल रहे हैं। कोई गरीबी दूर करने में लगा है, कोई बेकारी दूर करने में लगा है, कोई भुखमरी दूर करने में लगा है। गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। गरीबी दूर हो रही है तो एनजीओ की हो रही है, बेकारी दूर हो रही है तो एनजीओ में काम करने वाले लोगों की हो रही है, और भुखमरी दूर हो रही है तो एनजीओ के लोगों की हो रही है। मैंने ऐसे ऐसे एनजीओ देखे हैं इस देश में जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 40-40 हजार रुपए महीने का वेतन है, और गांव में गरीबी दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। 40 हजार का वेतन लेके गांव में गरीबी दूर करने के काम में लगे हुए। तो वो अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं, गांव की नहीं। अंग्रेजों ने इतनी चतुराई के साथ ये कानून बनाया, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कि पूरे गांव का स्वावलंबन तहस नहस हो गया इसमें। इन कानूनों के चलते भारत के गांव बर्बाद हुए। फिर अंग्रेजों ने गांव को लूटने के लिए कानून बनाए। एक कानून बना दिया लगान का, जितना उत्पादन करो 90% अंग्रेजों को लगान में दो। फिर कानून बना दिया सेंट्रल एक्साइज का कि कोई उत्पादन करो उस पर सेंट्रल एक्साइज भरो 350%। फिर बेचने पे कर लगा दिया, उत्पादन पे कर लगा दिया, आने जाने पे कर लगा दिया। तो तरह तरह के कर के कानून बना के और दूसरे कानून बना के इस ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने जड़ तक खोद डाला और पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया। अब उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि गांव आज हमें गरीब दिखाई देते हैं, भुखमरी के शिकार दिखाई देते हैं, परावलंबी दिखाई देते हैं। गांव में इतनी दुर्दशा है जितनी हमें कल्पना नहीं है, क्योंकि हम में से कई लोगों ने तो कई गांव देखे नहीं है। मैं तो भारत में पिछले 15 साल से घूम रहा हूँ, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम। ऐसे ऐसे गांव मैंने देखे हैं जहाँ के नागरिकों के पास पहनने को 2 कपड़े नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री सुभाष चंद्रा जी आए थे और यहाँ उन्होंने 15 मिनट का व्याख्यान दिया था। उसमें एक बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही थी कि वो जब पहली बार किसी गांव में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि आदिवासी महिलाएं, वनवासी महिलाएं शरीर पर एक वस्त्र धारण किए हुए, और जब वो दूसरी महिलाओं को मिलने के लिए बुलाते थे तो एक महिला अंदर जाती थी, थोड़ी देर बाद दूसरी आती थी, तो उन्होंने ध्यान किया कि दोनों के कपड़े एक ही हुआ करते थे। एक महिला अपने कपड़े उतारती थी, दूसरी पहनती थी, तब उनके पास मिलने के लिए आती थी। तो सुभाष चंद्रा ने जब कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसे गांव मैंने देखे हैं मेरी आंखों से। इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, इतनी बदहाली। सुभाष चंद्रा जी उस दिन बता रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है गांव के लोगों को आम की गुठलियां बीनते हुए, ताकि वो भविष्य में सब्जी बनाकर उसको खा सके। इतनी गुर्बत में लोग कैसे पहुंच गए। 175 साल तक पहले का भारत इतना अच्छा, स्वस्थ, समृद्ध, संपत्ति वाला, गांव गांव स्वावलंबी, और 175 साल में इतना गड़बड़, इतना गिर गया। तो उसके गिरावट के पीछे का जो कारण है वो कारण है अंग्रेजों के बनाए गए कानून और उनकी बनाई गई नीतियां। उन कानून और नीतियों के चलते हम नीचे तक गिर गए, गरीब, भुखमरी, बदहाली के शिकार हो गए। अब आता हूं आज की बात पर कि अब हमको फिर हमारे देश के गांव स्वावलंबी बनाने हैं और नगरों को, शहरों को गांव के आधार पर खड़ा करना है। तो गांव स्वावलंबी हो जाएं तो हमारे शहर और नगर भी स्वावलंबी हो जाएंगे, और गांव और शहर स्वावलंबी हो गए तो भारत फिर से स्वावलंबी हो जाएगा। भारत स्वाभिमान का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमें हमारे देश की व्यवस्थाओं को फिर से स्वावलंबी बनाना है, किसी पर निर्भर नहीं होना। पर निर्भरता सबसे बड़ा अभिशाप है जिसमें से सारे दुर्गुण निकलते हैं। दुनिया के सारे समाजशास्त्री एक बात कहते हैं कि जिन देशों का स्वावलंबन चला जाता है उनकी आजादी कभी भी चली जाती है, और जिनकी आजादी चली जाती है उनका सब कुछ चला जाता है।
उनकी समृद्धि चली जाती है, उनकी संपत्ति चली जाती है, उनका ज्ञान चला जाता है, उनका चरित्र चला जाता है, उनकी जिंदगी से हर चीज खत्म हो जाती है जिनकी आजादी चली जाती है। और आजादी जाने का एक सबसे बड़ा कारण है परावलंबन, स्वावलंबन का खत्म होना। तो हम नहीं चाहते कि भविष्य में भारत की आजादी फिर चली जाए। हम नहीं चाहते कि हम अभी भी परावलंबी होकर जिए। हमने 200-250 साल अंग्रेजों का परावलंबन झेला है। अब इसको ज्यादा दिन झेलने की हमें जरूरत नहीं है और गरज नहीं है। अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। अब अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, पैरों पे खड़ा करना, तो ये शुरुआत गांव से ही होगी। क्योंकि अभी भी हमारे देश में आजादी के बाद 6,38,365 गांव हैं, तो गांव को ही पहले स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। शहरों की संख्या तो 680 है और गांव 6,38,365 है। तो 6,38,365 की तुलना में 680 तो बहुत छोटी संख्या है। अगर आप निकालेंगे तो 1% से भी नीचे निकलती है। तो शहर तो स्वावलंबी हो ही जाएंगे क्योंकि बहुत थोड़े हैं। गांव को स्वावलंबी हम बना लें, ये हमें काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे जी गांव स्वावलंबी हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा कि गांव जिन कानूनों के चलते परावलंबी हुए हैं, उन कानूनों को जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा। और ज्यादा कठोर शब्दों में कहूं तो इन सब कानूनों को आग लगा देनी पड़ेगी जिन कानूनों ने हमारे गांव को परावलंबी बनाया। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि गांव के परावलंबन को खत्म करने के लिए, स्वावलंबन बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सा कानून खत्म होना चाहिए, तो मैं कहूंगा लैंड एक्विजिशन एक्ट सबसे पहले खत्म होना चाहिए। दूसरा कानून जो खत्म होना चाहिए वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तीसरा कानून खत्म होना चाहिए गांव के स्वावलंबन के लिए इंडियन पुलिस एक्ट, जो अंग्रेजों के समय के, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि अंग्रेजों के समय के ऐसे 34,735 कानून हैं जिन्होंने हमारे गांव को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, छोड़ते नहीं है वो गांव को स्वावलंबी होने के लिए। तो ये सब कानून हमें खत्म करने पड़ेंगे। और इन कानूनों को खत्म कराने के लिए भारत की सरकार पर, भारत की संसद पर और भारत की विधानसभाओं पर दबाव डालना पड़ेगा। और इतना दबाव डालना पड़ेगा कि सरकारों को दो में से एक चीज चुनने को हो जाए, या तो वो ये सारे कानून को खत्म करें 34,735, या उनकी सरकार 1 मिनट में धराशायी हो जाए। ये दो में से स्थिति बन जाएगी तो सब कानून बदल जाए। हमारे देश में दुर्भाग्य से जो तंत्र चल रहा है ना, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक ही नियम है कि इस पर बहुत ज्यादा दबाव अगर आप डाल सकते हो तो ये कोई भी काम करने को सरेंडर हो जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर इसके ऊपर दबाव नहीं है तो ये छुट्टा सांड की तरह से होती है जो किसी को भी रौंद देती है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में दुनिया के सारे विद्वानों का एक मत है कि इसके ऊपर अगर जनता का दबाव है, जनता के कंट्रोल में है अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो ये स्वर्ग का निर्माण करती है। लेकिन भ्रष्ट नेता और अधिकारियों के कंट्रोल में जब ये चली जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो यही नरक का निर्माण भी कर देती है। तो आज अपने देश में गाहे बगाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है। अब इसके ऊपर जनता का दबाव इतना बनाना है कि ये स्वर्ग का निर्माण करने वाली संस्था हो जाए। अभी तक ये नरक का निर्माण करने वाली संस्था बनी हुई है, क्योंकि इसके ऊपर इस समय जनता का दबाव नहीं है, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में ये चल रही है। तो हमें भारत स्वाभिमान की तरफ से अगले 3-4 वर्षों में इतना जन दबाव खड़ा करना है कि ये संसदीय लोकतंत्र जनता के दबाव में आ जाए और स्वर्ग का निर्माण करना शुरू करे। और जनता के दबाव में जब ये आ जाएगा तो इसको हम आदेश करें और हमारे आदेश पर ये संसद और विधानसभा नीति बनाए, कानून बनाए। वो आदर्श का सपना हम देख रहे हैं। आदेश हम करेंगे, निर्देश हम करेंगे, कानून संसद बनाएगी और विधानसभा बनाएगी। हम संसद में नहीं जाएंगे, हम विधानसभा में भी नहीं जाएंगे,
लेकिन हमारा किया हुआ आदेश संसद और विधानसभा के लिए नजीर बनेगा, कानून और नीति के आधार पर। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। भारत स्वाभिमान के किसी कार्यकर्ता को संसद में जाने की जरूरत ना पड़े, किसी कार्यकर्ता को विधानसभा में जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन संसद और विधानसभाओं की हैसियत इतनी हो जाए कि वो भारत स्वाभिमान के कहे हुए वाक्यों को, बोली गई नीतियों को, बनाई गई व्यवस्थाओं को देश के लिए कानून बनाने के लिए सहमत हो जाए। इतनी ताकत और इतना दबाव तो खड़ा कर ही देना है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? ये बहुत आसान है, असंभव इसमें कुछ भी नहीं है। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता, हर चीज संभव होती है। महत्व इस बात का होता है कि करने वालों का संकल्प कितना मजबूत है और कितना ताकतवर है। हर चीज संभव होती है। आज से थोड़े साल पहले तक दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि सोवियत संघ नाम का देश धराशायी हो जाएगा, लेकिन हो गया। आज से कुछ साल पहले तक कोई सोच नहीं सकता था कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, वो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, हो गया। कोई कल्पना नहीं करता था कि अमेरिका की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, जो वित्तीय अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, वो ऐसी ध्वस्त होगी कि अमेरिका के नामी गिरामी 156 बैंक दिवालिया हो जाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, एनजेड, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बड़े बड़े अमेरिका के बैंक जिनके बारे में सारी दुनिया हैरान है ये सोच सोच कर कि ये दिवालिया कैसे हो गए। इनके दिवालियापन के बारे में किसी को कल्पना नहीं थी, लेकिन वो हो गया। ऐसे ही कोई नहीं सोचता था दुनिया में कि 15% वोट काले लोगों के अमेरिका में है और 85% वोट गोरे लोगों के अमेरिका में है। तो जहां 15% ही काले वोट हों अमेरिका में, वहां एक काला आदमी राष्ट्रपति हो जाएगा। 250 साल के इतिहास में किसी ने कल्पना नहीं की थी पूरी दुनिया में, लेकिन हो गया। अभी और कुछ चीजें हो रही हैं। यूरोप के 24 देशों ने मिलकर एक करेंसी बना ली है। आपको मालूम है यूरो डॉलर? पहले यूरोप के हर देश की अलग अलग करेंसी थी, अब 24 देश इकट्ठे होकर एक ही करेंसी में काम कर रहे हैं, वो यूरो डॉलर है। ब्रिटेन को छोड़कर सारे देश उसमें शामिल हो गए। किसी की कल्पना नहीं थी कि कभी ऐसा समय आएगा दुनिया में कि यूरोप की एक करेंसी हो जाएगी, वो हो गई। अब एक करेंसी नहीं, यूरोप की एक पार्लियामेंट हो गई है पूरी। 24 देशों ने मिलकर एक कॉमन पार्लियामेंट बना लिया है और उसका प्रेसिडेंट उन्होंने घोषित कर दिया है। ये 24 देश पिछले 500 साल एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे। कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता। फ्रांसीसी लोग अंग्रेजों को पसंद नहीं करते, अंग्रेज फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते। जर्मन लोगों से फ्रांसीसियों को घृणा है, फ्रांसीसियों से जर्मन लोगों को घृणा है। एक दूसरे से घृणा और नफरत करने वाले 24 देश इकट्ठे हो जाए और एक पार्लियामेंट बना ले, ये किसी को कल्पना नहीं थी, लेकिन हो गया। इसी तरह से अब वो कॉमन आर्मी बनाने जा रहे हैं, कॉमन मार्केट उन्होंने बना लिया है। तो कॉमन मार्केट बन गया 24 देशों का, कॉमन आर्मी बनने जा रही है, कॉमन पार्लियामेंट हो गई, कॉमन करेंसी हो गई। जो एकदम असंभव दिखने वाली चीजें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत स्वाभिमान के लिए कोई भी चीज असंभव है। हम भी वो सब कर डालेंगे जो कुछ यूरोप और अमेरिका वाले कर रहे हैं। अगर यूरोप और अमेरिका वाले एक दूसरे से घृणा और नफरत करते हुए एक होकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो हम भारतवासी भी एक होकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक होकर इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं, कानूनों को बदल सकते हैं और अंग्रेजों के डाले हुए विष को खत्म करके इस देश को अमृत तुल्य बना सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। हम उनसे कम नहीं है। उनकी 2 आंखें हमारी 2 आंखें, उनके 2 कान हमारे 2 कान, उनके 2 हाथ हमारे 2 हाथ, उनके 2 पांव हमारे 2 पांव। हमारे पास तो उनसे बहुत ज्यादा है। उनको तो भगवान ने सूरज नहीं दिया, धूप नहीं दी, प्रकाश नहीं दिया, जमीन के नीचे संसाधन नहीं दिए। जितनी संपत्ति हमारी जमीन के नीचे किसी देश के पास नहीं, शायद अफ्रीका को छोड़कर। अफ्रीका के पास हमसे थोड़ी ज्यादा संपत्ति है। अफ्रीका को एक बाजू में रख दे तो हमारे बराबर संपत्ति तो यूरोप के किसी देश के पास नहीं है। जमीन के नीचे 90 खनिज जहां मिलते हो,
एक साल में 365 दिन जहाँ सूरज निकलता हो, इस देश के किसान इतने मेहनती हों, एक एक एकड़ खेत में 30 कुंटल धान पैदा होता हो, एक एक एकड़ जमीन में 125 मीट्रिक टन गन्ना पैदा होता हो, एक एक एकड़